हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन का पार्ट 1 करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। द ट्रेजर विद इन, ट्रेजर का मतलब है खजाना एंड द ट्रेजर विद इन का मतलब हुआ जो हमारे अंदर जो खजाना होता है वो उसकी बात कर रहा है। सो इस चैप्टर के जरिए हम समझेंगे कि इस चैप्टर का टाइटल ट्रेजर विद इन क्यों है। चलिए बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हर बच्चा एक पोटेंशियल अचीवर है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कुछ करने की क्षमता जो होती है आपकी, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हर बच्चे में कुछ पाने की क्षमता होती है। अचीवर यानी जो कुछ पाता है, जो कुछ हासिल करता है। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ हासिल करने की क्षमता होती है एंड वो दूसरे बच्चों से अलग होता है। सो हर बच्चा अपने तरह से अलग है, इंडिविजुअल है, वो अपने स्टाइल ऑफ लर्निंग, पढ़ने के तरीके में और अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आपने स्कूल बॉय पोएम पढ़ी हो आपके हनीड्यू टेक्स्ट बुक में, तो उसमें भी इस चीज़ पे फोकस किया गया था, इंडिविजुअलिज्म। इसमें इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक क्लास 8 का बच्चा नहीं बोलूँगा, मैं आपको सेपरेटली देखूंगा कि अगर आप स्टूडेंट ए हैं तो आप स्टूडेंट ए दूसरे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 8 में भी हैं उनसे अलग हैं। तो मैं आपको एक अलग आइडेंटिटी दूंगा अपने पढ़ाने के तरीके में भी और आपकी पोटेंशियल को जांचने में भी। क्या पता आप किसी चीज़ में अच्छे हो, किसी चीज़ में अच्छे ना हो, तो मैं आपको अलग तरीके से देखूंगा। मैं आपको एज अ क्लास 8 स्टूडेंट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक क्लास 8 स्टूडेंट हैं और आप सब चीज़ में अच्छे होने चाहिए। तो इसको इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं, जहाँ पे आप हर एक पर्सन को अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। Read the interview that follows. It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. So ये चैप्टर एक इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू किनके बीच में हुआ है? स्पर्श जो है एक न्यूज़ लेटर है वैली स्कूल के रिसोर्स सेंटर से एंड उनका नाम है बेला राजा। ये बैंगलोर में स्कूल है और उन्होंने किसका इंटरव्यू लिया है? मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो कि इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स में से एक है। एंड इन दोनों का इंटरव्यू ये एक चैप्टर है। पार्ट 1। Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. What his principal once said to him influenced him deeply. So, Hafiz Contractor एक नाखुश स्कूल का बच्चा है। He was not happy. उन्हें बहुत सारी चीज़ें करना पसंद था बट उन्हें मैकेनिकल लर्निंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। डिटेस्टेड यानी नापसंद करना, या आप इसे बोले डिसलाइक, क्योंकि पास है तो डिसलाइक्ड हो जाएगा, डिसलाइक्ड इंटेंसली। चलिए आप इंग्लिश में देखोगे कि आप वेरी शब्द का इस्तेमाल करते हो, अ लॉट शब्द का इस्तेमाल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक इट अ लॉट एंड आप बोलते हो आई एम वेरी टायर्ड। बट जनरली जैसे आप प्रोग्रेस करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे आप एडवांस्ड होते जाओगे, तब आप ध्यान दोगे कि जो वेरी और अ लॉट यूज करते हैं वो वही लोग यूज करते हैं जिनकी वोकैबुलरी वीक होती है। जब आपको बोलना होता है वेरी टायर्ड, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है कि आप वर्ड यूज करोगे एग्जॉस्ट, दैट आई एम एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, इसका मतलब मैं एग्जॉस्टेड हूँ। सो आप वेरी शब्द का इस्तेमाल कम से कम करना चाहोगे क्योंकि आपकी वोकैबुलरी जो है बहुत ज़्यादा एनरिच हो गई होगी। वैसे ही अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो डिटेस्ट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं इसे बहुत ज़्यादा नापसंद करता हूँ, यू कैन से आई डिटेस्ट इट। सो ही डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उन्हें जो मैकेनिकल लर्निंग है, स्कूल का जो एक फिक्स्ड वे ऑफ लर्निंग होता है सिलेबस के और करिकुलम के अकॉर्डिंग, उन्हें ये पसंद नहीं था। और मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, मैथमेटिक्स से उनको बुखार आ जाता था। शिवर्स यानी कपकपी या बुखार के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि उन्हें बुखार आ जाता था। सो उन्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैथमेटिक्स से उन्हें बुखार आ जाता था। वॉट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। और उन्हें प्रिंसिपल ने कुछ कहा था एक बार जिसका उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत डीप इन्फ्लुएंस हुआ था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये HC का मतलब हो गया हफीज कॉन्ट्रैक्टर, BR का मतलब हो गया बेला राजा। सो इस तरह से इन शॉर्ट हम इनको डिनोट कर रहे हैं। एंड वेन एवर वी राइट अ नेम उनके बाद कोलन लगाते हैं, इसका मतलब ये उनका डायलॉग है। सो सिंस इट इज एन इंटरव्यू, तो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो उनके डायलॉग्स का एक्सचेंज हो रहा है। एंड दिस इज हाउ वी विल रीड दिस चैप्टर। आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, या आप बोल दीजिए
एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरी कुछ चीज़ को टेरिबल आप बोल सकते हैं। नाइटमेयर, नाइटमेयर यानी बुरे सपने। सो मुझे बहुत ज़्यादा भयानक बुरे सपने आते थे। ओनली नाउ, अभी जो है कुछ 4 से 5 साल में ये चले गए। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, ऐसा लगता है कि वो गायब हो गए। डिसअपियर्ड यानी गायब हो गए। व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ? सो आप किन बुरे सपनों की बातें कर रहे हैं एंड आपको क्यों लगता है कि वो अब गायब हो गए हैं? सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई यूज्ड टू गेट कंटिन्यूअस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. So उन्हें लगातार बुरे सपने आते थे मैथ्स एग्जाम में अपीयर होने के, कि वो मैथ्स एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं आता। तो उनको ऐसा बुरा सपना आता था कि वो मैथ्स एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं आता है। ये उनका बुरा सपना में से एक था। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। ये जो वर्ड है इसको साइक भी प्रोनाउंस करते हैं, बट जनरली द पॉपुलर प्रोनाउंसिएशन ये है कि इसको आप साइकी बुलाएं। साइकी का मतलब होता है कि उनका दिमाग, माइंड। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है मेरा दिमाग हैज गॉटन ओवर इट यानी इट इज फॉरगॉटन अबाउट इट एंड मूव ऑन कर गया है। अब उन्हें ये सपने नहीं आते। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब उन्हें पढ़ाई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। एंड देर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब बिल्कुल भी बुरे सपनों का वक्त उनके पास नहीं है। वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है बुरे सपनों का। और इसका रीज़न ये भी है कि उन्हें अब एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेला राजा पूछती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। सो आप हमें बताइए कुछ आपकी बहुत ही पहले की मेमोरी स्कूल की। HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, in the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and I never studied. So पहले और दूसरे क्लास में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, he was a good student. बट मैं जैसे ही थर्ड क्लास में पहुंचा, I simply lost interest. मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैं इंटरेस्ट एकदम से खो दिया मैंने, और मैं फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा, I never studied. I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. So उनको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है? यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, गेम्स पसंद थे, इधर उधर भागना पसंद था, जोक्स मारना उन्हें पसंद था, एंड शरारतें करना उनको बहुत पसंद था। सो प्रैंक करना यानी शरारतें करना, सो उनको शरारतें करना दूसरों पे बहुत पसंद था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, सो एग्जाम टाइम से वो चीटिंग करते थे, वो कॉपी करते थे, एंड वो एग्जामिनेशन पेपर कहीं से निकाल के, गेट होल्ड ऑफ, कहीं से हासिल करके वो क्या करते थे, उसको प्रिपेयर करते थे, उसको स्टडी करते थे, क्योंकि क्लास में पढ़ाया हुआ उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। बेसिकली वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थे, क्लास में पढ़ाया हुआ उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। सो वो एग्जामिनेशन पेपर कहीं से वो ले आते थे, उसको पढ़ते थे, और इस तरह से वो पास होते थे। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. पर बाद में एक सेंटेंस जो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें कहा, उनकी लाइफ बदल देती है। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son. I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked hard to bring you up and paid all your fees and all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. So when I approached my 11th standard, जब मैं 11th standard में गया, तो प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और क्या कहा कि देखो बेटा, I have been seeing you from day one. मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट तुम कभी पढ़ते नहीं हो। You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है, बट अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। अब तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। उन्होंने 5 मिनट तक उससे बात की। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे पिता नहीं हैं और तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करके तुम्हें बड़ा करी हैं, और तुम्हारे सारे फीस जो है उन्होंने ऑल दीज ईयर्स उन्होंने पे किया है। तो तुम्हारे स्कूल की फीस वो बहुत मेहनत करके पे कर रही हैं, बट तुम सिर्फ गेम्स खेलते रहते हो। अब यू शुड राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन एक ओकेजन का फ्रेज है ये, एंड इसका मतलब होता है परफॉर्म बेटर देन यूजुअल। सो अभी तक जो आप परफॉर्म कर रहे थे उससे अच्छा आपको परफॉर्म करना होगा और पढ़ना होगा। परफॉर्म बेटर देन यूजुअल एंड स्टडी। तो अभी तक तुम सिर्फ गेम्स खेलते आए हो, एंड इस तरह से तुम्हारी मम्मी का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। अब तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है और स्टडी करना है।
I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years. I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. So एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, एंड वो सीनियर चैंपियन भी रह चुके थे बहुत सालों तक, एंड वो क्रिकेट के कैप्टन भी थे. वो हर गेम खेलते थे, बट उस साल जब प्रिंसिपल ने उन्हें ये बात कही, उस साल वो बाहर नहीं निकले फील्ड पे. बेसिकली वो साल बिल्कुल भी नहीं खेले. I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. So वो prayers करने जाते थे और दिन भर क्या करते थे, सिर्फ खाते थे और पढ़ते थे. So उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल चेंज कर दिया, अब पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग गए, क्योंकि उनको वो बात प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उन बातों ने. और नॉर्मली वो क्या करते थे, वो कॉपी करते थे एग्जाम्स में और पास हो जाते थे, बट उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि एसएससी यानी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में वो ये नहीं कर सकते. When I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." तो जब उनको सेकंड क्लास मिला, उनके टाइम पे शायद परसेंटेज से ज़्यादा वो क्लास पॉपुलर था, जैसे आप बोलते हो फर्स्ट क्लास यानी 60% एंड अबव. सो उनको सेकंड क्लास आया 50%, एंड प्रिंसिपल ने क्या कहा उन्हें कि बेटे ऐसा मान लो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिला. डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि आप सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आए हो स्कूल या कॉलेज में. सो कंसिडर योरसेल्फ कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिल गया है, एंड ये है स्कूल डेज की मेरी मेमोरी. दिस इज माई मेमोरी ऑफ स्कूल डेज. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सी, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. So वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अलग काम किए, and as far as my things are concerned, जहाँ तक मेरी चीज़ों की बातें हैं मुझे याद नहीं. तो इसका मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, बट उन्होंने जो किया उन्हें याद नहीं है, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, फॉरगेट वेरी इजीली. और कुछ भी याद करने के लिए उन्हें चीज़ों को एज अ फोटोग्राफ देखना होता है, कि वो ऐसे पढ़ के सुन के ऐसे उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती है. अगर वो फोटोग्राफ के फॉर्म में किसी चीज़ को देखते हैं तो उन्हें याद रह जाती है. तो ये इनकी आप कह सकते हैं एक तरह से डिजेबिलिटी है, कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, जल्दी से भूल जाते हैं. एंड ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी होती है, एंड वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. स्पेशली स्टार्टिंग के टाइम में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था कि मुझे डेट्स याद नहीं रहती थी. तो हिस्ट्री में मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे किसी वॉर की डेट्स याद नहीं रहती थी. एंड देन आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है उन चीज़ों को याद करने के लिए. या तो आप उसकी एक मूवी देख लें, तो आपके मन में एक फोटोग्राफ के फॉर्म में चीज़ें रहती हैं, तो समहाउ एक फ्लो में फिर आपको डेट्स भी याद हो जाती हैं. तो देयर आर मेनी वेज आप इन चीज़ों से डील कर सकते हो. तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन उन्हें एक तरीके से याद रहती थी कि अगर वो किसी चीज़ को फोटोग्राफी फॉर्म में देख लेते थे, फोटोज़ में देख लेते थे, तो उन्हें ये चीज़ याद रह जाती थी. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. So अगर वो किसी बुक को पढ़ते हैं तो वो कोई भी मैटर, कोई भी कंटेंट है उसका, वो फोटोग्राफ में उन्हें याद रहती थी, बट उनको डीपली उनके दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर नहीं होती थी. उन्हें एकदम से वो याद नहीं रहता था कि बुक में क्या लिखा है, बट एज अ शॉर्ट फोटोग्राफ उनके माइंड में उस बुक के बारे में कुछ चीज़ें रह जाती थी, उन्हें बस वही याद रहता था. एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. और वो कह रहे हैं मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की फ़ोटो है जो आपकी बुक में दे रखी है. तो बेला राजा उनसे पूछती है, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील? पुल यू अप या पुल समवन अप का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन बिकॉज दे हैव डन बैडली. सो किसी की निंदा करना क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया, उसको पुल यू अप बोलते हैं. सो इसका मतलब हुआ टू क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग बैड. ये एक फ्रेजल वर्ब है पुल का. सो बीआर उनसे पूछ रही हैं कि जब आप स्कूल में थे और जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, यू वर डूइंग बैडली, मतलब आज आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्या टीचर्स आपको क्रिटिसाइज करती थी और आपको कैसा फील होता था? फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. I used to be so interested in playing, I would receive a caning every week. So बोलते थे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था. I never felt anything. मुझे अगर वो क्रिटिसाइज करते थे, मुझे खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड उन्हें हर हफ्ते मार पड़ती थी. केनिंग यानी बीटन बाय स्टिक, छड़ी से मार पड़ना. बीटिंग बाय अ केन, केन का मतलब होता है छड़ी, इसलिए केनिंग वर्ड आया केन से. केन का मतलब होता है लॉन्ग स्टिक. सो उन्हें हर हफ्ते छड़ी से मार पड़ती थी. बेला राजा फिर पूछती हैं, When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly,
When you knew you would get a caning, what was the state of your mind? Incurred का मतलब है झेलना. So incur a word है, it means past form में हो जाएगा became subjected to, झेलना. तो अगर आप किसी चीज को झेलते हो तो यू से आई इनकर दैट. एंड जनरली ये कर वर्ड यूज होता है आई इनकर्ड अ लॉस, कि मुझे कुछ लॉस हुआ है, मैं किसी लॉस को झेल रहा हूँ. सो यू से आई इनकर्ड अ लॉस. एंड ये बहुत पॉपुलर यूसेज है, इनकर्ड अ लॉस और इनकर्ड द लॉस. एंड रात का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा. तो बेला राजा उनसे पूछ रही हैं, जब आपको पता था कि आपको अपने टीचर्स का गुस्सा झेलना पड़ेगा अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे या कुछ बदमाशियां करेंगे, एंड आपको जब पता था कि आपको छड़ी से मार पड़ेगी, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता था उस समय? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड and they would cane you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो बोलती है स्टेट ऑफ माइंड, मेरी दिमागी स्थिति. मैं क्या करता था, मैं जस्ट अपने हाथ को उठाता था और वो मुझे छड़ी मार देते थे. मुझे बहुत दर्द होता था बट मैं फिर सब कुछ भूल जाता था क्योंकि मेरा दिमाग कहाँ रहता था? जाके खेलने में. सो आई वुड वांट टू गो एंड प्ले. मेरा सिर्फ मन क्या करता था कि मैं जाऊं और खेलूं. BR, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड. आपको कभी भी इनसिक्योर और थ्रेटेंड फील नहीं हुआ? इनसिक्योर का मतलब है असुरक्षित. जब आप सिक्योर फील ना करें, इसका मतलब आप असुरक्षित फील करें. एंड थ्रेटेंड का मतलब कि आपको डरा के रखा गया. तो आपको ऐसा लगता था कि आप असुरक्षित है या आपको डरा के रखा गया है. हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन. फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस. सो बोलते मुझे सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था और किसी चीज़ में नहीं. और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था फनी प्रैंक्स करने में, जो मजाकिया शरारतें वो करने में बहुत मज़ा आता था. एक दिन मैंने क्या किया, मुझे पढ़ना नहीं था तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन बनाया, क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन का मतलब है ध्यान हटाने के लिए. जब आप कुछ काम करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं. किसी का ध्यान भटकाना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना बोलते हैं. तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की जिससे सबका ध्यान भटक जाए. क्या किया उन्होंने? 1 घंटे पूरे उन्होंने चोर पुलिस खेला. आई एम श्योर आपको पता होगा चोर पुलिस का गेम. सो 1 घंटे उन्होंने सिर्फ चोर पुलिस का खेल खेला. Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy tickets. On my way back, I would eat to my heart's content. So हर सैटरडे उनको टाउन में जाना अलाउड था मूवी देखने के लिए. So ऐसा लगता है कि वो एक बोर्डिंग स्कूल में है, क्योंकि जनरली आप बोर्डिंग स्कूल में होते तो आपके ऊपर बाहर जाने की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. सुबह शाम आप एक हॉस्टल में रहते हो एंड आपको सारे काम खुद से करने पड़ते हैं. सो इसीलिए उनको सिर्फ सैटरडे अलाउड था टाउन में जाने के लिए ताकि वो मूवी कोई देख सकें. और वो क्या करते थे उस दिन? वो लंच नहीं करते थे. 40-50 दूसरे स्टूडेंट से वो मनी गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे और क्या करते, भाग के टिकट खरीद लेते थे. और वापस आते समय वो इतना ज़्यादा खाते थे कि उनका दिल भर जाता था. हार्ट्स कंटेंट यानी हार्ट्स सेटिस्फैक्शन. कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. सो दिल भर जाए उतना वो खाते थे. I used to be the leader of a gang. We would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than any academics. So वो एक गैंग के लीडर थे. उनका एक गैंग था बच्चों का जिसके वो लीडर थे. वो गैंग फाइट्स करते थे, वो आपस में लड़ते थे और स्ट्रैटेजीज बनाते थे. स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है प्लान्स एंड मेथड्स. तो आप कोई प्लान्स और मेथड बनाते हो कोई चीज़ करने के लिए तो उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं. सो वो लड़ते रहते थे और स्ट्रैटेजीज बनाते रहते थे. ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी. दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी. ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी पढ़ाई से ज़्यादा. एकेडमिक्स यानी पढ़ाई लिखाई. सो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था. स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. आई प्रॉबली ओपन देम 1 day बिफोर एग्जाम्स. जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे, उनकी टेक्स्ट बुक्स बुक कर लेते, रिजर्व कर लेते अगले साल के लिए, क्योंकि उनकी बुक्स एकदम ब्रांड न्यू रहती थी. क्योंकि वो उसे खोलते ही नहीं थे, वो सिर्फ एग्जाम के 1 दिन पहले अपनी बुक्स खोलते थे तो उनकी बुक एकदम नई जैसी होती थी. सो यहाँ पे पार्ट 1 टेक्स्ट खत्म होता है. चलिए इसे कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट. सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को क्या चीज़ के बारे में बुरे सपने आते थे? उनको मैथ्स के बारे में बुरे सपने आते थे कि वो मैथ्स एग्जाम में है और उन्होंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है. सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैड नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन
अनप्रिपेयर्ड। सो बिना प्रिपेयर किए, इसलिए वो वर्ड यूज किया मैंने अनप्रिपेयर्ड, बिना प्रिपेयर किए वो मैथ्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। सो ये उनका नाइटमेयर होता था। What did principal say to him which influenced him deeply? तो प्रिंसिपल ने उन्हें ऐसा क्या कहा जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए? The principal talked to him for about 5 minutes, which influenced him deeply. He told that Hafiz is a good student, but he never studied. He reminded Hafiz that his mother had worked very hard to afford education for him, so he must rise to the occasion and start studying. So उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे स्टूडेंट है, बट वो कभी पढ़े नहीं। उन्होंने रिमाइंड किया हफीज को कि तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है ताकि तुम्हारा एजुकेशन अफोर्ड कर सके, इसलिए यू मस्ट राइज टू द ओकेजन, सो दैट ही मस्ट राइज टू द ओकेजन। अब उन्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा और पढ़ना स्टार्ट करना होगा। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उन्होंने ये भी कहा कि अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। वॉट वॉज ही बिजी डूइंग दैट ईयर? सो उन्होंने मैदान में कदम नहीं रखा। सो क्या कर रहे थे उस साल? ही वॉज बिजी अटेंडिंग प्रेयर्स एंड स्टडिंग फॉर एग्जाम्स दैट ईयर। सो वो सिर्फ प्रेयर्स करते थे और एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहते थे। वॉट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे? हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन बाय प्लेइंग चोर पुलिस। उन्होंने क्या डिस्ट्रैक्शन किया? चोर पुलिस का गेम खेला, ये डिस्ट्रैक्शन किया उन्होंने। वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विथ हिम? सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप बच्चों से, कि अगर आप वहां पे होते तो क्या आप इस डिस्ट्रैक्शन में भाग लेते? सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या आप भी चोर पुलिस खेलते? सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है कि आपको क्या लगता है कि आप उनके साथ डिस्ट्रैक्शन में पार्ट लेते या उसे समझाते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये पढ़ाई का वक्त है, हमें पढ़ना चाहिए एंड हमें स्कूल के बाद बहुत समय मिलेगा खेलने के लिए, हम उस समय खेल सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसलिए मैंने लिख दिया दिस शुड बी योर ओन। ये आप खुद से आंसर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।